बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 पार्ट ए के साथ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट में शकील अहमद। हम लोग इस लेक्चर में बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रोसेसर समझेंगे और कुछ बातें हम कर चुके हैं और कुछ मजीद बात को हम अब आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हम देखेंगे कि एक प्रोसेसर जब अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अभी हम डेप्थ की बातें बाद में करेंगे। अभी हम बहुत ही सरफेस के ऊपर बातें करेंगे जिसमें बहुत सारा काम हम जो करेंगे वो लेमैन टर्म्स में करेंगे, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता डीप डाइव करना है और इस सब्जेक्ट को हमें आगे बढ़ाना है। तो हम शुरू करते हैं बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अब आप देखिए कि आप कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं और बहुत सारे जो है आप इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके होंगे अब तक, जिनके अंदर आपने प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स पढ़े होंगे। और प्रोग्रामिंग क्या है आपको अंदाजा है कि अगर मैं लेमैन टर्म्स में बात करूं तो आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या एक काम अपने जहन में रखते हुए आप ये देखते हैं कि एक कंप्यूटर को किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो ये काम कर ले। अब चूंकि कंप्यूटर किसी इंसान की तरह, अगर आप 1-2 सेंटेंस में या अपनी जुबान में बात करें तो शायद उसके लिए इस तरह से समझना उसके लिए नामुमकिन होता है। वो अपनी लैंग्वेज में मांगता है आपसे कि एक बात को आप मुख्तलिफ स्टेप्स में तोड़कर और उसे बताते हैं। जब हम इस चीज को एक प्रोग्राम कहते हैं, जब एक स्पेसिफिक टास्क आप परफॉर्म करते हैं। अब एक स्पेसिफिक टास्क या एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव के अंदर आप छोटे छोटे बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आम जिंदगी में आप जब एक काम कर रहे होते हैं तो आप उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और आप क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं आप उन्हें इंस्ट्रक्शन की सूरत में लिखते हैं। और प्रोसेसर क्या करता है कि एक एक इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 उठाता है, उसे एग्जीक्यूट करता है और जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको आपके ऑब्जेक्टिव अचीव होने तक आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसको एग्जीक्यूट करता है। तो मेरे सामने इस वक्त 2 लफ्ज आ गए। वो 2 लफ्ज क्या हैं? एक तो हमने कहा कि इंस्ट्रक्शंस, या मैं कहता हूं कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज प्रोग्राम। एक चीज तो ये हमारे सामने आ गई कि हमें अंदाजा हुआ कि एक प्रोग्राम क्या होता है। आप ऑलरेडी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात हमारे सामने जो आती है वो हमने कहा कि प्रोसेसर क्या करता है, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ओके, एक प्रोसेसर जो है वो करता क्या है, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अब एग्जीक्यूट करना क्या है, ये प्योरली हमारे इस सब्जेक्ट का हिस्सा है। एग्जीक्यूट करने से मुराद ये है कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड किया जाएगा पहले, और फिर 1 बाय 1 उसकी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर में डाला जाएगा। एक पूरा प्रोसेस है। हमने कंट्रोल यूनिट की भी थोड़ी सी बात कर ली थी और ALU की भी थोड़ी सी बात कर ली थी, और हमने कहा कि जब उसके अंदर उसे एक खास तरतीब से जब उन्हें भेजा जाता है तो वो प्रोसेस हो जाता है या एग्जीक्यूट हो जाता है। जब वो एग्जीक्यूट होता है तो उसका एक पर्टिकुलर एक आउटपुट होती है। तो हम ये कहते हैं टू परफॉर्म अ गिवन टास्क, ये कर्सर पे नजर रखिए कि टू परफॉर्म अ गिवन टास्क एन अप्रोप्रिएट प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। जी, अब देखिए, प्रोग्राम हो सकता है कि हार्ड डिस्क में पड़ा हो। जब आपने उसे एग्जीक्यूट करना है, जब आपने उसे प्रोसेस करना है, तो
स्ट्रेट अवे पहले उसे मेन मेमोरी में लोड करना होगा। मेन मेमोरी में जब वो लोड होगा तो वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोग्राम जब लोड होगा तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक लोकेशन पहले से रिजर्व होगी। नो नो, जितनी हमारे पास मेन मेमोरी में स्पेस होगी, उसके अंदर जब ये प्रोग्राम लोड किया जाएगा तो इसे जो बेहतरीन जगह मिलेगी ये वहां पे लोड हो जाएगा, और कहीं से इसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। से फॉर एग्जांपल हमारी जो मेन मेमोरी है उसके अंदर 1000 लोकेशन है, 1024 लोकेशंस हैं, और हर लोकेशन में कोई ना कोई कंटेंट्स रखे हुए हैं। और ये हमारा जो पर्टिकुलर प्रोग्राम, अगर हम एक हाइपोथेटिकल प्रोग्राम हम बनाए बैठे हैं, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 20 इंस्ट्रक्शंस, और ये इंस्ट्रक्शन उस 1000 लोकेशंस के अंदर कहीं पे ये 20 जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो वहां पे जाके प्लेस हो जाएंगी। ओके, हम यहाँ पे तसव्वुर करते हैं कि 520 से लेके 521 से लेके 540 तक इसको एड्रेस लोकेशन के अंदर जाके ये प्रोग्राम मेन मेमोरी में रिजाइड कर गया। अब क्या होगा कि जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा तो ये बात आपको बहुत क्लियरली पता है कि फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के तहत पहली इंस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन होगी, एंड सो ऑन, अनलेस कि आपने उन इंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफिकली कहा हो कि तुमने तरतीब से जाने की बजाय कहीं जंप करना है, कहीं वापस आना है, कुछ लूप्स लगाए हो या कुछ आपने और फंक्शन उसके अंदर ऐसे डाले हो। अदरवाइज फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ये कहता है कि उसकी जब प्रोसेसिंग होगी तो एक तरतीब के साथ होगी। लिहाजा हम जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते होंगे तो सबसे पहले मेन मेमोरी में ये लोड किया जाएगा, और मेन मेमोरी से एग्जीक्यूशन का मतलब यही है कि उसके सबसे पहले उसे मेन मेमोरी में लोड किया जाए, फिर उसकी पहली इंस्ट्रक्शन उठा के किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लाई जाए। हम देखेंगे रजिस्टर्स यही काम हमारा कर रहे होंगे, तो वहां पे ले जाया जाएगा, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि कब इसे ALU में भेजना है, और इसके साथ जो बाकी चीजें हैं उन्हें किस किस तरतीब से कौन कौन से रजिस्टर्स में कहां कहां उनको पहले से लोड करना है, फिर एग्जीक्यूशन के बाद फर्दर इसको कैसे परफॉर्म करना है। अच्छा, किसी एक पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके अंदर हमने पहले कहा कि एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, तो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम हर इंस्ट्रक्शन को एक एक करके परफॉर्म करते जाएंगे, और एक एक एक्शन के अंदर बहुत सारे जो एक एक इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर भी हमें बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करना होंगे। तो हम एक छोटी सी और बिल्कुल सादा सी एक इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले हम अपने सामने रखते हैं। हम कहते हैं लोड R2 लोकेशन कॉमा LOC, इसका मतलब है लोकेशन। अच्छा, इसमें मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि मैंने, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं, लोड स्पेस R2 521, इसका मतलब ये है कि 500 मेन मेमोरी की 521 लोकेशन के ऊपर जो कंटेंट्स हैं लोड करो उन्हें रजिस्टर 2 में। राइट, जब ये बात हो गई तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी की लोकेशन 521 में जो कंटेंट्स होंगे उन्हें वहां से रीड किया जाएगा। रीड करने का मतलब ये है कि उन्हें वहां से सिर्फ कॉपी करके लाया जाएगा और रजिस्टर 2 में लोड कर दिया जाएगा, और उस लोकेशन पे जो कंटेंट्स हैं उन्हें अल्टर नहीं किया जाएगा, उनके साथ कोई मॉडिफिकेशन नहीं की जाएगी। तो रीड करने का मतलब ये है कि जो एड्रेस हमने दिया है वहां से हमने कंटेंट्स को उठा तो लिया जाएगा, लेकिन और उन्हें लोड भी कर दिया जाएगा R2 में, लेकिन वहां
521 लोकेशन पे कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन रजिस्टर 2 में अगर कुछ पहले पड़ा था दैट वुड बी ओवररिटन। वो क्या होगा, वो ओवररिटन हो जाएगा और जो हमारे पास कॉन्टेक्ट्स थे 521 के वो उसके अंदर आकर लोड हो जाएंगे। ओके, एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, ये बड़ी मामूली सी बात थी कि हमने कहा कि लोकेशन 521 से कॉन्टेंट्स उठाओ और रजिस्टर 2 में लोड कर दो। अच्छा, अब इसके अंदर कई स्टेप हमें परफॉर्म करने होंगे। फर्स्ट, द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी इनटू द प्रोसेसर। सबसे पहली बात, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन मेमोरी से उठेगी और इसको हम फैचिंग कहेंगे। हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि एक साइकिल कैसे हम पूरा परफॉर्म करते हैं। तो उसके अंदर जो पहला स्टेप होगा हम उसे कहेंगे फैचिंग। हम उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसको फैच करेंगे फ्रॉम द मेमोरी इनटू द प्रोसेसर। हम उसे फैच करके ले आएंगे प्रोसेसर में। नेक्स्ट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इज डिटरमिन्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। अब इसके बाद क्या करना है, कंट्रोल यूनिट, जो मिसाल मैंने पिछले लेक्चर में दी थी कि गाड़ी को चलाने के लिए एक पूरे कहने को एक बात है, गाड़ी को चलाओ, राइट। अब इसके अंदर जो सारे स्टेप्स हैं वो 1 बाय 1 और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ होंगे तो गाड़ी चलेगी। तो कंट्रोल यूनिट का काम यही है कि वो देखेगा कि इसको मैं तरतीब के साथ कैसे करूंगा। Next, the operation to be performed is determined by the control unit. The operand at location is then fetched from the memory into the processor. जी, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है। वो कह रही है लोड करो। लोड करने के लिए आपको जाके पहले आपने इंस्ट्रक्शन फैच की जिसने कहा लोड R2 टू लोकेशन से 521। इसके बाद जो है आप वहां से जाके लोड करेंगे और स्टोर कर देंगे रजिस्टर R2 में। ओके, आफ्टर द ऑपरेंड हैव बीन लोडेड फ्रॉम द मेमोरी इनटू द प्रोसेसर रजिस्टर, अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम। से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बात है वो ये कह रही है कि ऐड R4 R2 R3। एक बात जो हम आगे जाके बहुत ज्यादा तफसील के साथ पढ़ेंगे, तो जब भी हम लफ्ज ऐड कहेंगे तो वो सिर्फ दो के दरमियान होगा। यहाँ पे हमें और ये बात भी आपको पता है, हम पहले इस बात को कर तो चुके हैं लेकिन हम दोबारा तफसील के साथ देख रहे हैं जब हम ऑनलाइन के मोड में गए हैं। हम कह रहे हैं ऐड दिस इज ऑपकोड, ये वो फंक्शन है जो परफॉर्म करना है और इनके बाद जो चीजें यहाँ हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड वो है कि जिनके ऊपर ऑपकोड या वो जो फंक्शन है परफॉर्म करना है, किनके ऊपर, इनके ऊपर। तो अगर हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को समझना चाहें तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ऐड करो R3 को R2 के अंदर और जो जवाब हो उसे R4 के अंदर कॉपी कर दो, राइट। तो हम इसे पढ़ के देखते हैं। It adds the content of R2 and R3 then place their sum into register R4। तो ये ठीक हो गया, मतलब आसान सा काम था। हमने पहले R3 रजिस्टर के अंदर कोई कंटेंट्स डाले, लोड किए, फिर R2 के अंदर कुछ लोड किया, फिर जब ALU के पास ये इंस्ट्रक्शन गई तो उसने R2 और R3 के जो कंटेंट्स थे वो लिए, उनको ऐड किया और जाके R4 के अंदर उस रिजल्ट को प्लेस कर दिया, राइट। द ऑपरेंड R2 एंड R3 आर नॉट ऑल्टर्ड, ठीक होगी बात, बट द प्रीवियस वैल्यू इन R4 इज ओवररिटन। क्या होगा कि जब हमने लोड किया था R2 को तो R2 के अंदर अगर कुछ पहले से था तो वो ओवरराइट हो जाएगा। जब हमने लोड किया R3 को, अगर उसके अंदर कुछ पहले से था तो वो ओवरराइट हो जाएगा। जब हमने इंस्ट्रक्शन में कहा ऐड R4 R2 R3
कि जी R2 को R3 के अंदर ऐड करो और जो रिजल्ट है उसको R4 में ले जाओ। अब क्या होगा, R2 और R3 में जो कंटेंट्स हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, लेकिन R4 के अंदर जो कुछ अगर पहले से मौजूद था तो वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा और उसकी बजाय जो R2 और R3 की जो समेशन के रिजल्ट्स थे वो वहां पे जाके पुराने कॉन्टेक्स्ट को खत्म कर देंगे और वो वहां पे जाके स्टोर हो जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिजायर्ड ऑपरेशन the results in the processor the results are in the processor registers. They can be transferred to the memory using the instructions such as store R4 to the location, ये कोई भी हो सकती है कि जी 530 के अंदर जाके इसको स्टोर कर लो। तो अब ये एक और एक्शन हमने परफॉर्म किया। देखिए, हमने लोड किया R2 को, हमने लोड किया R3 को, और जब उन दोनों को ऐड कर लिया तो R4 के अंदर जाके स्टोर किया और फिर हमने कहा कि जो R4 के अंदर जो कुछ पड़ा है उसे लोकेशन फला फला पे स्टोर कर दो। अब क्या होगा, ये बात फिर समझने की है कि जब हमने ये एक्शन परफॉर्म किया तो R4 में जो कुछ लिखा हुआ था वो लोकेशन, अगर हमने 531 यहाँ पे लिखा था तो 531 में जाके स्टोर हो जाएंगे। अब जो मेन मेमोरी के अंदर 531 पे जो भी कंटेंट्स थे वो ओवरराइट हो जाएंगे, बट R4 वही रहेगा। मेरी इस बात को एक दो बार सुन के तो समझिएगा कि जब मैंने शुरू में कहा कि लोड R2, तो इसका मतलब यह है कि जहां से आप कंटेंट्स उठा के लाए थे वो बगैर तब्दीली के वैसे ही रहेंगे, लेकिन R2 की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। इसी तरह मैंने कहा लोड R3, तो जब लोड R3 किया तो लोकेशन जहां से उसे उठाया जाएगा वहां पे अनचेंज रहेंगे, लेकिन R3 में अगर कुछ पहले से लिखा हुआ था तो वो खत्म हो जाएगा, ओवरराइट होके नए कंटेंट्स आ जाएंगे। फिर हमने कहा ऐड R2 R3, अब R2 में भी कोई चेंज नहीं आएगी, R3 में भी कोई चेंज नहीं आएगी, और वो वैल्यूज जब समअप होके जाएंगी R4 के अंदर स्टोर होने के लिए, तो R4 में अगर पहले से कुछ लिखा हुआ था तो वो खत्म हो जाएगा, ये नई चीज वहां पे जाके स्टोर हो जाएगी। फिर हमने कहा स्टोर R4 टू लोकेशन एट दिस, तो अब क्या होगा, R4 के अंदर जो चीज थी, फर्ज करें हमने कहा था लोड R2, तो कोई वैल्यू थी 2, वो R2 के अंदर आ गई। हमने कहा लोड R3, कोई एक वैल्यू थी 4, वो वहां पे आके स्टोर हो गई। और अब R2 और R3 के अंदर 2 और 4 है, हमने कहा ऐड R2 R3, जवाब आया 6 को हमने जाके स्टोर कर दिया R4 में। फिर हमने कहा स्टोर R4 टू लोकेशन सच लोकेशन। अब क्या होगा कि R4 के अंदर तो 6 वैसे ही पड़ा रहेगा जब तक कि R4 फिर कभी इस्तेमाल होते हुए ओवरराइट ना हो जब तक, लेकिन लोकेशन जो हमने दी, फर्ज करें कि जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा कि 531, तो 531 पे जाके ये जो कंटेंट्स हैं R4 के, जो कि वैल्यू थी 2 की समेशन की, 2 + 4 के बराबर थी, तो इक्वल टू 6, तो 6 जाके वहां पे स्टोर हो जाएगा, लेकिन R4 के अंदर कोई चेंज नहीं होगी। अगर इसके हवाले से कोई जहन में आपके क्वेश्चन है तो इंटरैक्टिव सेशन में हम उसको बड़ी तफसील के साथ बात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं फॉर लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस, ट्रांसफर्स बिटवीन द मेमोरी एंड द प्रोसेसर्स आर इनिशिएटेड। हाँ, हमें ये बात समझ आई कि जब भी हम लोड करते हैं तो इसका मतलब मेमोरी से कुछ उठा के लाते हैं और प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स हैं उनको लोड करते हैं, और जब हमने स्टोर करना होता है तो मेमोरी के रजिस्टर्स में से हमें अंदाजा अभी पूरी तरह नहीं है कि किस रजिस्टर में क्या चीज हम कैसे रखेंगे, और किस रजिस्टर में कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर में कुछ चीजें रखेंगे, कुछ आगे स्पेशल पर्पस में रखेंगे। तो हम अभी बहुत ज्यादा इस तफसील में इस लेक्चर में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमें ये अंदाजा जरूर हो रहा है कि जब भी हमने कुछ एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं तो हम कुछ चीजें मेमोरी से उठाते हैं, प्रोसेसर पे लाते हैं,
प्रोसेसर के रजिस्टर्स के ऊपर लाते हैं, फिर कुछ एक्शंस जो ALU के अंदर परफॉर्म होते हैं, उन सारों को परफॉर्म करने के बाद हम वापस कुछ चीजें हैं जो लेके जाते हैं टूवर्ड्स द मेमोरी स्टोर करने के लिए, राइट। तो एक बात हमें अंदाजा हो गया कि हमारे मेमोरी, अगर ये हमारी पूरी प्रोसेसर की चिप है और ये हमारी मेन मेमोरी है, तो इसके दरमियान ये हर वक्त कम्युनिकेशन होती रहती है, राइट। तो ये कम्युनिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. For load and store instruction, transfer between the memory and the processors are initiated by sending the address of the desired memory location to the memory unit and asserting the appropriate control signal. The data are then transferred to or from the memory. Yes. हम जब कंट्रोल यूनिट जो है, जब उसने लोड करना होता है, तो लोड करने का मतलब ये है कि सिर्फ रीड करता है मेन मेमोरी से और राइट करता है ओवर द रजिस्टर. जब उसने स्टोर करना होता है तो तब वो क्या करता है, रीड करता है फ्रॉम द रजिस्टर और ओवर राइट या राइट करता है जाके मेन मेमोरी पे. पिछली एग्जांपल को एक बार फिर गौर से सुन लीजिए तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कंट्रोल यूनिट जो है वो इस चीज के सारी इंस्ट्रक्शंस इशू कर रहा होता है कि कब कौन सी चीज ओवरराइट होगी और कौन सी इंटैक्ट रहेगी, राइट. तो अगर इस बात में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो इस लेक्चर को दोबारा जरा सुन के देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस बात का मतलब क्या है. फिगर शोज हाउ द मेमोरी एंड द प्रोसेसर कैन बी कनेक्टेड. तो एक मेमोरी का ये जो इंटरफेस है ये प्रोसेसर के अंदर मौजूद है. और हम अगर पिछले लेक्चर पे जाएं तो हमें पता है कि मेमोरी के लिए जो हमारा इंटरफेस है वो बेसिकली मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी डाटा रजिस्टर, इंटरचेंजेबली हम मेमोरी डाटा रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर, तो MBR अगर आपको ये नजर आते हैं तो दीज आर इंटरचेंजेबल. इन दोनों को हम इस्तेमाल करते रहेंगे. कभी हम इनको मेमोरी बफर रजिस्टर कहेंगे, कभी मेमोरी डाटा रजिस्टर कहेंगे, और एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है. इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये वो हैं जो सिर्फ मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए ये दोनों इस्तेमाल होते हैं. ओके. The interconnection between these components are not shown explicitly, but we will discuss these functional characteristics here. तो हमें बहरहाल जो इन सब के दरमियान जो हम पहले थोड़ी सी बात तो कर चुके हैं कि कुछ बसेस होती हैं जो इनके दरमियान सारी कम्युनिकेशन करती हैं, और कंट्रोल यूनिट जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा होता है कि कब उसे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है. तो हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा समअप किया है जो सारी बात मैंने कही है. द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. हमें पता है कि एग्जीक्यूशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग ऑफ द प्रोग्राम इनटू द मेमोरी टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन. हाँ, ये एक बात हमें देखनी है कि हम अगर एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग का साइकिल पूरा देखते हैं तो वैसे तो दो मेजर स्टेप हैं उसके अंदर. फैचिंग है कि पहले आप उठा के लाते हैं फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन उसके दरमियान एक और प्रोसेस है जो हम जब डिटेल में जाएंगे तो हम उसे कहेंगे डिकोड भी करते हैं, राइट. डिकोड करने का मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि ऐड दिस एंड स्टोर, फर्स्ट कीजिए कि जो मैंने ये वाली इंस्ट्रक्शन आपके सामने कही थी, हमने इस बात को पहले कंप्यूटर समझेगा कि चाहता क्या है, जो ये वाली इंस्ट्रक्शन है उसमें मुझे करना क्या है. दिस इज कॉल्ड द डिकोडिंग. डिकोडिंग उसको ये समझाएगी कि R2 के कंटेंट्स को ऐड करना है R3 के साथ और इसको स्टोर कर देना है जाके R4 के अंदर. तो ये एक डिकोडिंग का प्रोसेस होगा. तो हम कहते हैं कि एग्जीक्यूशन का मतलब है ब्रिंगिंग ऑफ द प्रोग्राम इन द मेमोरी टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म द फंक्शनैलिटी.
जो हमने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है वो हम उसके अंदर डिकोडिंग के बाद हमें पता चलेगा कि R2 और R3 को ऐड करना है और इसको जाके स्टोर करना है R4 के अंदर। इसके बाद प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। और जब हम मेजर स्टेप्स कहते हैं, जो मेजर स्टेप्स हैं, हालांकि इनके दरम्यान में बहुत सारे और स्टेप्स हैं और खुद ये फेचिंग के अंदर बहुत सारे हमारा काम है जो हम बाद में देखेंगे डिटेल में जाते हुए। तो फेचिंग क्या है, प्रोसेसर रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी वन एट ए टाइम। फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में हम इसकी पूरी बात कर चुके हैं। एग्जीक्यूशन क्या है, परफॉर्मिंग द ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय रीड इंस्ट्रक्शन, कि जी जो भी इंस्ट्रक्शन के अंदर जो काम कहा गया होता है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज रिपीटेड प्रोसेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन फेच एंड एग्जीक्यूट, कि हम जिसे एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कहते हैं तो एक एक इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है वन बाय वन। तो हमारा जो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो दो मेजर स्टेप्स अगर मैं कहूं तो पहला स्टेप होता है आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपका फेच साइकिल होता है, इसके बाद आपका एग्जीक्यूट साइकिल होता है। फेच साइकिल इटसेल्फ कोई एक सिंगल काम नहीं है, एग्जीक्यूट साइकिल एक सिर्फ एक कोई छोटा सा काम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सब एक्शंस होते हैं, हम देखेंगे उन्हें। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि प्रोग्राम स्टार्ट होता है, एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फिर जाएगा फिर जाएगा फिर जाएगा, जब एंड पे आएगा तो दिस प्रोग्राम विल हाल्ट, ये खत्म हो जाएगा। और हम दो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक को हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर, जो कि होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड नेक्स्ट, जो कि कंट्रोल यूनिट उसे बताता है प्रोग्राम को रीड करके कि तुम्हें नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है। अमूमी तौर पे वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम काउंटर है वो इंक्रीमेंट होता जाता है वन बाय वन। जब एक इंस्ट्रक्शन नंबर 5 को वो एग्जीक्यूट करता, जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो प्रोग्राम काउंटर कह रहा होता है कि अगली इंस्ट्रक्शन 6 है, राइट। और जब वो 6 को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वो वहां पे वो इंक्रीमेंट करके 7 कर देगा, अनलेस अदरवाइज कि जी वो एक्सप्लिसिटली आप कहते हैं कि 7 के बाद तुम्हें 29 पे से चले जाना है। तो ये प्रोग्राम काउंटर हमारे लिए ये काम कर रहा होता है। और इसी तरह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो स्टोर करता है फेच्ड इंस्ट्रक्शन को। तो ये चीजें हम देख रहे हैं। और इसके अलावा मैं अगर कहूं कि जब हम एक एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन या एक इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो हम इस दौरान बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम जो प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है कि डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। जैसे आपने कहा कि लोड R2, इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द मेन मेमोरी से आपने डाटा रीड किया और लेके आए टूवर्ड्स द रजिस्टर 2। इसी तरह जब आपने कहा कि स्टोर एट R4 एट सच लोकेशन, तो तब आपने क्या किया कि प्रोसेसर से डाटा लिया और आप चले गए मेमोरी की तरफ। इसी तरह प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान भी एक कम्युनिकेशन होती है। तो डाटा ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू द सीपीयू और फ्रॉम सीपीयू टू आउटपुट। ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर से इनपुट यूनिट को कोई डाटा जाता हो, नहीं, इनपुट से डाटा प्रोसेसर को जाता है और प्रोसेसर से डाटा आउटपुट यूनिट्स को जाता है। तो अगर हम आईओ की बात करेंगे तो आईओ की तरफ तो टू वे कम्युनिकेशन होगी, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में एक जगह देख चुके हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इनपुट यूनिट को अलग दिखाएं और आउटपुट यूनिट को अलग दिखाएं तो फिर वन वे होगा कि इनपुट से हमेशा प्रोसेसर की तरफ से जाएगी और प्रोसेसर से आउटपुट की तरफ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आउटपुट से प्रोसेसर की तरफ कोई चीज आ रही हो। या मैं ट्राई करता हूं वो वाली डायग्राम आपके सामने एक बार फिर पेश करूं, होल्ड कीजिएगा। तो अगर आप ये देखते हैं, अगर आप देखिए कि चूंकि यहाँ पे मैंने इनपुट और आउटपुट को
इकट्ठा दिखा दिया है। तो जब मैंने इकट्ठा दिखाया है तो डाटा बस के ऊपर टू वे कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर मैं इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को अलग अलग दिखाऊंगा तो उस सूरत में ये होगा कि इनपुट से वन वे जाएगी टूवर्ड्स द सीपीयू और सीपीयू से आउटपुट की तरफ वन वे जो है वो डाटा की ट्रांसफर होगी। तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ कि हमारे पास प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान मुख्तलिफ डाटा की ट्रांसफ़र होती है। प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान डाटा की ट्रांसफ़र होती है और डाटा की प्रोसेसिंग होती है। डाटा की प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट्स के अंदर जो मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म होते हैं। हमने बात कही थी कि जो लॉजिकल फंक्शन जैसे हम एंडिंग, ऑरिंग या मुख्तलिफ किस्म के कंपैरिजन या शिफ्ट करते हैं तो ये सारे लॉजिक फंक्शंस हैं। और इसी तरह जो हमारे अरिथमेटिक फंक्शंस हैं तो इनके अंदर ऐड, सब्ट्रैक्ट, सो ऑन, ये वाले सारे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमारा कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शन दैट अल्टर द सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल फंक्शंस जो है वो हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। हम सीयू पे बहुत ज्यादा बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके बाद जिस तरह हमने देखा था कि प्रीवियस हैंड रिटन स्लाइड के ऊपर कि हमारे पास प्रोग्राम काउंटर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा एक एक्यूमुलेटर है। ये एक ऐसा डाटा रजिस्टर है जिसे परहैप्स हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और ये बिल्कुल आप यूं समझें कि सबसे बड़ा काम जो इसका है वो ये है कि ये ALU की आउटपुट पे यही खड़ा होता है और इसने पहले वहां से आउटपुट ले लेनी है। उसके बाद ये फैसला होगा कि इसने आउटपुट लेके तो किधर देना है, राइट। तो इट्स एक्यूमुलेटर जो है वो एक डाटा रजिस्टर है used by arithmetic and logic unit used to store intermediate data results during the operation performed by the ALU। sometimes ऐसा होता है कि हमें कई चीजों को ऐड करना होता है और एक और एडिशन के दौरान जो पिछली 2-3 एडिशंस होती हैं उनका रिजल्ट अपने पास जो लेके थोड़ी देर के लिए खड़े होना होता है। तो एक्यूमुलेटर हमारे ये सारे काम कर रहा होता है। हम इसमें मजीद इसको देखेंगे एक्यूमुलेटर जब हम मुख्तलिफ बसिंग फंक्शंस और ये सारे हम देखेंगे तो वहां पे हमें इसका फंक्शन बहुत ही प्रोमिनेंट नजर आएगा। तो हम यही देखते हैं कि अगर फर्ज कीजिए जैसे यहाँ पे एक नीचे ये मैंने बनाया हुआ है तो ये बुनियादी तौर पे वही चीज ही कह रहा है हमें जो हमने अभी बात कही कि ऐड A and B। तो A and B अगर हमारे एड्रेसेस हैं तो ऐड करेगा वो इस एड्रेस के कंटेंट और इस एड्रेस के कंटेंट। अगर प्रोग्राम शुरू हो रहा है यहाँ से तो जो मुख्तलिफ कंटेंट्स हमने लिखे हैं तो अब दिस इज ऑपकोड एंड दीज आर द ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड में क्या है? ऑपरेंड में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम पहले देख चुके हैं लेकिन अभी हम रिपीट करेंगे जब तो हम देखेंगे कि इसके अंदर रजिस्टर भी हो सकता है, इसके अंदर मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है, इसके अंदर स्ट्रेट अवे जो एग्जैक्ट वैल्यू भी हो सकती है कि जिसको रॉ हालत में ऐसे ही इस्तेमाल कर लें। तो इसमें हम देखेंगे कि हम आया इसमें एड्रेस है वो हम जब डिकोड करने लगेंगे तो मुख्तलिफ टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनकी डिकोडिंग में हमें पता चलेगा कि ये जो ऑपकोड के आगे जो ऑपरेंड्स हैं वो क्या हैं और कितने ऑपरेंड्स हैं, ये सारी तफसीलात में हम इंशाल्लाह जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने इस लेक्चर के इस पार्ट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिरी होगी। अस्सलाम वालेकुम।